हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पसंद करने वाली सीरीज गेम ऑफ थ्रोन के बारे में। इस सीरीज के चौथे पार्ट को कहानी को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि डेनेरिस अपने ड्रैगन को छोड़ के आगे बढ़ते बढ़ते काफी दूर निकल जाती है, लेकिन तभी दो थराई योद्धा का एक विशाल दल उसे घेर लेता है और अपने साथ ले जाता है। वही दूसरी तरफ वेस्ट्रोस की विशाल दीवार के उस पार व्हाइट वॉकर फिर से सक्रिय हो चुके हैं और उनके मुर्दों की सेना दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्हें रोकने के लिए जॉन स्नो जंगली लोगों को बचाकर दीवार के इस पार ले आता है, लेकिन इसी फैसले की वजह से नाइट वॉच के कई लोग उससे नफरत करने लगते हैं। आखिरकार एलिसर थॉर्न और उसके साथी धोखे से जॉन स्नो की हत्या कर देते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। जॉन स्नो की मौत के बाद सर डेवोस नीचे पहुंचते हैं और उसे खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं। यह देखकर वे तुरंत उसके वफादार साथियों को बुलाते हैं। सभी लोग मिलकर जॉन के शव को उठाकर एक सुरक्षित कमरे में ले जाते हैं। वह जॉन का एक साथी गुस्से में कहता है कि यह काम थॉर्न्स और उसके लोगों ने किया है, अब इसका बदला जरूर लिया जाएगा। उसी दौरान लाल जादूगरनी मेलिसांद्रे भी वहां पहुंचती है। वह जॉन को ध्यान से देखती है और कहती है कि उसकी भविष्यवाणी के अनुसार जॉन स्नो की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। उसके हिस्से की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है, लेकिन जॉन के साथी उसकी बात पर भरोसा नहीं करते क्योंकि उन्हें लगता है कि सुबह होने से पहले वे सभी मारे जाएंगे। सर डेवोस हार मानने वालों में से नहीं थे। वह अपने साथियों से कहते हैं कि जॉन जंगलियों की जान बचाई थी, इसीलिए अब वही लोग हमारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद वह एक आदमी को जंगलियों के पास सहायता मांगने के लिए भेज देते हैं। दूसरी ओर एलिसर थॉर्न खुद को नया लॉर्ड कमांडर घोषित कर देता है। वह अपने सैनिकों से कहता है कि जॉन स्नो ने नाइट वॉच के नियमों को तोड़ा था क्योंकि उसने जंगलियों को दीवार के अंदर आने दिया, इसलिए जो कुछ हुआ है वह सही हुआ है। इधर साल्सा स्टार्क और थियोन गिजॉय बर्फ से ढके जंगलों में अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। वे रेमजो बोल्टन के चंगुल से निकल चुके थे, लेकिन उनके सैनिक लगातार उनका पीछा कर रहे थे। तभी अचानक ब्रियन ऑफ टार्ट्स वहां पहुंचती है। वह अकेले ही कई सैनिकों को मार गिराती है और साल्सा की जान बचा लेती है। इसके बाद ब्रियन साल्सा के सामने घुटनों पर बैठकर कहती है उसने उसकी माँ कैटलिन स्टार्क की सेवा की थी और अब वह उसकी भी रक्षा करना चाहती है। साल्सा उसकी बात स्वीकार कर लेती है। वही दूसरी तरफ मेरिन शहर में डायरियन और वेरिस एक नई समस्या का सामना कर रहे थे। डेनेरिस की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर शहर के पुराने गुलाम मालिक दोबारा ताकत हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने कई जहाजों को आग के हवाले कर दिया था ताकि लोग डर जाए और उनका विरोध ना कर सके। इधर जोरा मार्मोंट और डारिया नहारिस लगातार डेनेरिस की तलाश में भटक रहे थे। तभी उन्हें जमीन पर हजारों घोड़े के निशान दिखाई देते हैं। जब जोरा उन निशानों के बीच जाता है तो उसे डेनेरिस की एक अंगूठी मिलती है। वह तुरंत समझ जाता है कि डेनेरिस को दोरथाकी अपने साथ ले गए हैं और अब उन्हें उसी दिशा में जाना होगा। अब हम डेनेरिस को देखते हैं जिसने दोरथाकी योद्धा अपने खाल के सामने लेकर आते हैं। वही मौजूद कई लोग उन्हें युद्ध में मिली लूट समझते हैं, लेकिन डेनेरिस पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि वह महान खाल ड्रोगो की पत्नी रह चुकी है। यह सुनकर नया खाल कहता है कि यहाँ किसी पुरानी पहचान मायने नहीं रखती। वह बताता है कि जब किसी खाल की मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को बाकी जिंदगी दोरथाओं के पवित्र स्थान पर बितानी पड़ती है, इसीलिए अब डेनेरिस का भविष्य भी वही तय करेगा। इधर दीवार पार हालत तेजी से बिगड़ रही थी। एलिसर थॉर्न अपने लोगों के साथ उस कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते हैं जहां जॉन के समर्थक छिपे हुए थे। तभी अचानक जंगलियों की सेना वहां पहुंच जाती है। उनके साथ एक विशालकाय दैत्य भी होता है। दैत्य थॉर्न के एक आदमी को पकड़कर इतनी जोर से पटकता है कि उसकी वही मौत हो जाती है। यह देखकर बाकी पहरेदारों का साहस टूट जाता है और वे आत्मसमर्पण कर देते हैं। इसके बाद थॉर्न और उसके सभी साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब ओली यह सब देखता है तो उसके चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है। दूसरी तरफ मेरिन में टायरियन एक ऐसा फैसला लेता है जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। वह उन दोनों ड्रैगनों के पास जाता है जिन्हें लोहे के जंजीरों से बांधकर रखा गया था। लोग सोचते हैं कि ड्रैगन उसे जिंदा जला देंगे, लेकिन टायरियन बिना डरे उनकी बेड़ियां खोल देता है। आश्चर्य की बात यह थी कि ड्रैगन उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाते और चुपचाप उसे जाने देते हैं। इसके बाद कहानी विंटरफेल की तरफ बढ़ती है, जहाँ रूज बोल्टन अपने बेटे रेमजे को बताता है कि
उसे एक और बेटा हुआ है जो आगे चलकर उसका उत्तराधिकारी बन सकता है। यह सुनते ही रेमजे के मन में ईर्ष्या और गुस्सा भर जाता है। उसे डर था कि अब उसकी जगह कोई और ले सकता है। इसी वजह से वह अचानक अपने पिता पर हमला कर देता है और उसे मार डालता है। इसके बाद वह अपनी सौतेली माँ और उसके नवजात बेटे को अपने सामने बुलवाता है। सभी को लगता है कि वह उन्हें सुरक्षित रखेगा, लेकिन रेमजे की क्रूरता की कोई सीमा नहीं थी। वह अपने खुखार शिकारी कुत्तों को छोड़ देता है। यह देखकर उसकी सौतेली माँ रोते हुए रेमजे से कहती है कि यह तुम्हारा छोटा भाई है, हम कभी भी विंटरफेल पर अपना हक नहीं मांगेंगे और यहाँ से हमेशा के लिए चले जाएंगे। लेकिन रेमजे के दिल में जरा भी दया नहीं थी। वह अपने खुखार शिकारी कुत्तों को उन दोनों पर छोड़ देता है और कुछ ही पलों में उसके कुत्ते माँ और बच्चे को जिंदा नोच नोच कर मार डालते हैं। दूसरी तरफ कैसल ब्लैक में सर डावोस मेलिसांद्रे के पास पहुँचता है और उससे कहता है कि उन्होंने सुना है कि आग के देवता की शक्ति से पहले भी मृत लोगों को वापस जीवन मिला है। इसके बाद मेलिसांद्रे जॉन स्नो के शव के पास आती है और एक प्राचीन जादुई अनुष्ठान शुरू करती है। वह आग के देवता से प्रार्थना करती है और फिर जॉन स्नो के शरीर पर हाथ रखकर रहस्यमय मंत्र पढ़ने लगती है। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं होती और सभी को लगता है कि ये सब बेकार है, लेकिन तभी अचानक जॉन स्नो की आंखें खुल जाती है और वह हैरान रह जाता है कि आखिर वह दोबारा जिंदा कैसे हो गया। तब मेलिसांद्रे उसे बताती है कि भगवान ने उसे किसी खास उद्देश्य के लिए वापस भेजा है, क्योंकि भविष्यवाणी के अनुसार उसके हिस्से की सबसे बड़ी लड़ाई अभी बाकी है। जब जॉन स्नो बाहर आता है तो वहां मौजूद सभी लोग उसे देखकर स्तब्ध रह जाते हैं। किसी को अपने आंखों पर विश्वास नहीं होता और फिर धीरे धीरे सबके चेहरे पर खुशी लौट आती है, क्योंकि उनका दोस्त मौत को हराकर वापस आ चुका था। उधर दोथराकियों की विशाल शिविर में सभी खाल मिलकर डेनेरिस को विधवाओं के मंदिर में पहुंचा देते हैं। वहां पहले से ही कई महिलाएं मौजूद जो पुराने खालों की विधवाएं थी, लेकिन डेनेरिस साफ कह देती है कि यह उसकी जगह नहीं है और वह पूरी जिंदगी यहाँ कैद नहीं रहने वाली। वह खुद को ड्रैगनों की माँ और मेरिन की रानी बताती है, मगर वहाँ मौजूद दूसरी विधवाएं उसे समझाती है कि अब उसकी पहचान सिर्फ खाल ड्रोगो की विधवा के रूप में है और उसे बाकी जिंदगी यही बितानी होगी। दूसरी ओर विंटरफेल में लॉर्ड एम्बर रेमजो बोल्टन से मिलने आता है। वह उसे खबर देता है कि जॉन स्नो दीवार के उस पार से हजारों जंगलियों को अपने साथ ले आया है और अब उसके पास एक बड़ी सेना मौजूद है। वह रेमजो को याद दिलाता है कि विंटरफेल स्टार्क परिवार से छीन कर लिया गया था और अब साल्सा भी उसके चुंगल से निकल चुकी है, इसलिए जल्दी ही वह जॉन स्नो तक पहुंचेंगी और फिर जॉन जरूर विंटरफेल वापस लेने की कोशिश करेगा। लेकिन इसके बाद लॉर्ड एम्बर मुस्कुराते हुए कहता है कि उसके पास एक ऐसा हथियार है जो जॉन स्नो को मजबूर कर सकता है। फिर वह जॉन स्नो के छोटे भाई रिकॉन स्टार्क को रेमजो के सामने पेश करता है। दूसरी तरफ जॉन स्नो उन सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है जिन्होंने उसके साथ गद्दारी की थी। फिर वह सबको सजा सुनाता है और उन्हें फांसी पर लटका दिया जाता है। इसके बाद जॉन महसूस करता है कि उसकी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। कुछ समय बाद कैसल ब्लैक से साल्सा स्टार्क भी ब्रियन के साथ पहुंच जाती है। कई सालों बाद अपनी बहन को देखकर जॉन स्नो बेहद भावुक हो जाता है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर साल्सा उसे रेमजो की क्रूरता के बारे में बताती है और कहती है कि जब तक रेमजो विंटरफेल पर राज करेगा तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। वह जॉन को समझाती है कि रेमजो जल्दी उन जंगलियों पर हमला करेगा जिन्हें जॉन ने बचाया है, इसलिए उससे पहले कि वह हमला करे उन्हें विंटरफेल वापस हासिल करना होगा। साल्सा कहती है कि विंटरफेल हमेशा से स्टार्क परिवार का घर रहा है और अब समय आ गया है कि उसे वापस लिया जाए। वह यह भी बताती है कि नॉर्थ के कई घराने आज भी नेड स्टार्क के प्रति वफादार है और अगर उनसे मदद मांगी जाए तो वे जरूर साथ देंगे। इसके बाद दोनों रेमजो से बदला लेने और अपना घर वापस हासिल करने की योजना बनाने लगते हैं। दूसरी तरफ जोरा और डारियो नारिस आखिरकार दोथराकियों के इलाके तक पहुंच जाते हैं। जोरा अंदाजा लगाता है कि डेनेरिस को जरूर विधवाओं के मंदिर में रखा गया होगा। रात होते ही दोनों चुपके से शिविर में घुस जाते हैं। रास्ते में दो पहरेदार उन्हें देख लेते हैं, लेकिन वे दोनों मिलकर उन्हें खत्म कर देते हैं। तभी मंदिर के बाहर निकलती हुई डेनेरिस उन दोनों को दिखाई देती है। जोरा और डारियो उसे अपने साथ भाग चलने के लिए कहते हैं, लेकिन डेनेरिस मना कर देती है। वह कहती है कि इतने सारे दोथराकियों के बीच से भागना नामुमकिन है, इसीलिए उसके पास उससे कहीं बड़ा प्लान है और उसे पूरा करने के लिए उन्हें उसकी मदद करनी होगी। इसी बीच रेमजो जॉन स्नो के साथ एक संदेश भेजता है। वह लिखता है कि विंटरफेल अब उसका है और रिकॉन उसके कब्जे में है।
अगर साल्सा को वापस नहीं भेजा गया तो वह खुद आकर सभी को मार डालेगा। यह जंगलियों को जिंदा खाल उतारने की धमकी देता है और साल्सा के बारे में भी बेहद अपमानजनक बातें कहता है। यह संदेश सुनकर साल्सा का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वह कसम खाती है कि इस बार रेमजो को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। इधर दोरथाकियो के सभी खाल एक बड़ी सभा में बैठे होते हैं जहां डेनेरिस को उनके सामने लाया जाता है। वहां डेनेरिस बिना डरे उनसे कहती है कि वे लोग दोरथाकियो का नेतृत्व करने में योग्य नहीं है, क्योंकि उनका जीवन सिर्फ लड़ाई, औरतें और ताकत के घमंड में बीत रहा है। वह बताती है कि वह पहले भी खालों की रानी रह चुकी है और एक दिन पूरी दोथराई सेना को अपने साथ लेकर समुंदर पार वेस्टरोस तक जाएगी। उसकी बात सुनकर सभी खाल गुस्से से भर जाते हैं। उनमें से एक खाल हंसते हुए पूछता है कि क्या उसे सच में लगता है कि इतने सारे योद्धा उसकी सेवा करेंगे। तब डेनेरिस शांत आवाज में जवाब देती है कि वे उनकी सेवाएं नहीं करेगी, क्योंकि कुछ ही देर में वे सभी मरने वाले हैं। यह कहते ही वह चारों तरफ आग लगा देती है। देखते ही देखते पूरा भवन आग की लपटों में घिर जाता है। बाहर के दरवाजे पहले ही जोरा और डारियोर बंद कर चुके थे, इसलिए कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। सभी खाल घबराकर इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि डेनेरिस आग के बीच बिल्कुल सुरक्षित खड़ी रहती है। फिर वह और भी आग फैलाती है और कुछ ही क्षणों में वहां मौजूद सारे खाल जिंदा जलने लगते हैं। देखते ही देखते पूरा खेमे में आग की लपटों में घिर जाता है। अंदर मौजूद सभी खाल बचने की कोशिश करते हैं, लेकिन आग इतनी तेजी से फैलती है कि कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। कुछ ही देर में सभी खाल जिंदा जल जाते हैं। बाहर खड़े हजारों दोथराकी अपने सरदारों की चीखें सुन रहे होते हैं और सभी जलती हुई आग के बीच से डेनेरिस टारगेरियन बाहर निकलकर सामने आती। उसके शरीर पर आग का कोई भी असर नहीं हुआ था। यह चमत्कार देखकर सभी दोथराकी स्तब्ध रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा कि डेनेरिस कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि ड्रैगनों के खून से पैदा हुई एक असाधारण रानी है। अगले ही पल पूरा दोथराकी कबीला उसके सामने घुटनों पर झुक जाता है और उसे अपनी नई खलीसी स्वीकार कर लेता है। तभी जोरा और डारियो भी वहां पहुंच जाते हैं। वे दोनों यह दृश्य देखकर मुस्कुरा उठते हैं और सम्मान में अपना सिर झुका देते हैं। और इसी के साथ गेम ऑफ थ्रोन पार्ट 4 यही समाप्त हो जाता है। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।